हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एज यू नो, माय नेम इज प्रसून गौतम एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2011 विद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और आई एम एन एजुकेटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। एंड अगर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आई हैव 8 and 9 ईयर, आई थिंक सो 8 या 9 सालों का अनुभव है मुझे, टीचिंग अनुभव है यूपीएससी के लिए पढ़ाने का। ओके। और मैंने खुद 2019 एंड 20 में लगातार 2 साल यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है। बट और क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत इन शॉर्ट ब्रीफ में, क्योंकि वीडियो भी ब्रीफली ही रहेगी। ओके। तो आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक को पूरा कवर तो नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि कुछ फैक्टर्स को बता पाऊं, कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, तो 1857 रिवॉल्ट है। तो ये आज हम बात कर रहे हैं इस 1857 के विद्रोह के बारे में। तो देखो, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसको आप एक रीजनल रिवेलियन के रूप में नहीं ले सकते, ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में था। एक्चुअली अगर इसको हम डिस्कशन करने जाएंगे तो 2-3 दिन 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, अगर 2-2 घंटे भी आप डिस्कशन करोगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवेलियन था, म्यूटिनी थी। तो हाँ, लेकिन उतना तो नहीं। लेकिन आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा इसके कॉजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट कॉजेस रहे, क्या कारण रहे इस रिवॉल्ट के। क्योंकि इससे पहले देखोगे कि रीजनल लेवल पे छोटे छोटे रिवेलियन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप देखोगे सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसमें आप देखोगे देवी चौधरानी जैसे लीडर्स की इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके अलावा आप देखोगे इसी सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में भी आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है, उसमें आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देखोगे गडकरी विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, तो आपका कक्ष रिवेलियन हो गया, रामोसी विद्रोह हो गया, है ना। तो ये बहुत सारे रिवेलियन हुए, लेकिन बेसिकली ये जो रिवेलियन हुए ना, ये रीजनल लेवल पे हुए, ये छोटे लेवल पे हुए, क्षेत्रीय लेवल पे हुए। यानी पैन इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो पैन इंडिया लेवल पे इनका कोई मतलब एक उस लेवल पे खड़े नहीं हो पाए। लेकिन 1815 जो 1857 का रिवॉल्ट रहा, इस रिवॉल्ट की खासियत ये रही कि ये रिवॉल्ट पैन इंडिया लेवल पर, मतलब अगर आप बात करोगे तो एक अखिल भारतीय स्तर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा बाद में डिस्कशन कर लेंगे कि भाई साउथ में भी इसका थोड़ा प्रभाव कम रहा था। बाद में आप देखोगे कई रजवाड़ों ने इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो वो एक अलग बात है। बट इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला था वो कंपैरेटिवली रीजनल लेवल के जो छोटे छोटे रिवेलियन हुए, उनके अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो ये जो रिवॉल्ट था वो अपने आप में अखिल भारतीय स्तर पे था। और इसीलिए आप देखो कई सारे इतिहासकार इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहेंगे। कोई कहेगा कि भाई ये हिंदू और मुसलमानों का गोरों के खिलाफ षड्यंत्र था, या काले गोरों का युद्ध था, या कोई कोई कहेगा इसको कि सिर्फ ये सिपाही म्यूटिनी था। तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस वीडियो में हमारा भी वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है ना दोस्तों, वो मुद्दा ये है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस पे हम डिस्कशन कर लें, इंपॉर्टेंट कॉजेस पे डिस्कशन कर लें। अच्छा, मैं उससे पहले एक बात आपको ये और बताऊं, यूपीएससी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, जीएस पेपर 1 के लिए हिस्ट्री में अगर तैयारी कर रहे हो, जब तक आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं करोगे इतिहास में, इतिहास आपके लेवल से ऊपर निकल जाएगा, हिस्ट्री आपके लेवल से ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि हिस्ट्री में यूपीएससी और स्टेट बीसीएस में हमेशा यही अंतर रहा है कि यूपीएससी 70-80% कंसेप्शनल बातें करता है, कंसेप्शनल क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हाँ, 20% अगर आप बात करोगे तो वो
फैक्चुअल नॉलेज पे बात कर लेगा, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये अपोजिट रहता है। अब तो स्टेट पीसीएस का ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, अब वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल आने लगा है, लेकिन 80% वो फैक्चुअल नॉलेज की काम आप बात करेगा। तो यूपीएससी के लिए जब हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उस रिदम में मत पढ़ो कि यूपीएससी को पढ़ रहे हैं भाई तो हम रट रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी या फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये था, तो इसके कारण क्या थे भाई? डिइंडस्ट्रियलाइजेशन था। फिर आप कर रहे हो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट भी हो सकता है, ओके हो सकता है। इसके अलावा आपसे कहे अच्छा सर वेलेजली के द्वारा जो आपका सब्सिडरी अलायंसेस थी वो भी इसका कारण था, बिल्कुल हो सकता रही है। तो ये जो अलग अलग जो पढ़ोगे ना, तो भाई इन डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाओ। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट के बिना हुआ हो। तो मैं थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पे काम करने की कोशिश करूंगा और साथों साथ आपको यह भी बताऊंगा कि बेसिकली 1857 की जो क्रांति हुई या द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो रहा, उसके कॉजेस क्या थे। अच्छा, एक कहानी मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति आए थे, बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति थे अमेरिका से आए थे, मतलब आए तो नहीं थे, बेसिकली अमेरिका के एक युवा इतिहासकार थे। उनका नाम था विल दुरांत। क्या नाम था? विल दुरांत। ये व्यक्ति थे 1830 के दशक में रहे, 1830 के एरा में रहे। ये एक युवा हिस्टोरियन थे, बेसिकली एक बुक लिखना चाहते थे और उस बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बेसिकली। तो उन्होंने इस किताब को लिखा भी, और इस किताब को लिखा, इसमें करीब करीब 10 या 11 वॉल्यूम रहे होंगे। अच्छी किताब है। लेकिन जब इस किताब को ये व्यक्ति लिख रहा था, उस समय इसकी जो नजर पड़ी वो भारत की स्थिति पे पड़ी, भारत की दुर्दशा को देखा इसने। तो उस किताब को लिखना छोड़ के भाई ये कौन सी किताब लिखने लगे? ये एक इंडिया के ऊपर किताब लिखने लगे, एक इंडिया के ऊपर किताब लिखने लगे। और इस किताब का मेरे ख्याल से नाम है द केस फॉर इंडिया, ऐसा कुछ नाम होगा। उस किताब को वो लिखने लगे और उस किताब में विल दुरांत साहब ने बताया है कि उस समय जिस प्रकार से भारत की दयनीय स्थिति थी, भारत जैसा एक समृद्धशाली देश, भारत जैसा प्रॉस्पर कंट्री आज किस हाल में खड़ा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों की वजह से, है ना। तो ये विल दुरांत भी कहते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों के मैं नाम लेता रहूंगा, शायद आपने वो इतिहासकारों को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं बताता रहूंगा। तो विल दुरांत साहब जो 1830 में एक उन्होंने बुक लिखी द केस फॉर इंडिया, उस किताब में उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों से, अपनी पॉलिसी से, एक दमनकारी नीतियों से भारत जैसे विशाल समृद्धशाली देश को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये विल दुरांत साहब कह रहे हैं, जो अमेरिका के हिस्टोरियन थे 1830 के एरा में। तो ये उनकी कहानी है। तो उन्हीं के कुछ माइंड सेट से हम आज आपको इतिहास के बारे में आगे कहानी को शुरू करने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो कॉसेस थे, जो कारण थे, उनको किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा जाए, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा जाए। तो इसके लिए देखो मैंने इसमें किताबी भाषा का इस्तेमाल भी किया हुआ है। देखो, अब देखो आप, इसमें मैंने कॉसेस बताए हैं आपको, जस्ट अ मिनट। ये इंपॉर्टेंट कॉसेस, पहला था इकोनॉमिकल कॉसेस। अब देखो इसमें ब्रिटिश रूल लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंस, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये किताबी भाषा है मेरे दोस्त। अब किताबी भाषा का तो ये है कि किताबी भाषा को तो आप किताबों में पढ़ लो, दुनिया भर की बहुत सारी किताबें हैं, आप जाके स्पेक्ट्रम उठा लो, उसमें पढ़ लो, उसमें भी मिल जाएगा। आप चाहो तो सुमित सरकार पढ़ लो, उसमें भी मिल जाएगा। अभी आप चाहो तो कोई भी किताब उठा के पढ़ लो मॉडर्न इंडिया के लिए, तो उसमें सब में आपको मिल जाएगा, है ना। अभी आप देखिए कि शशि थरूर जी की एक किताब रही है और उस किताब का नाम है द डार्क एज ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश रूल। उसमें भी पढ़ो तो डिस्कशन उसी के बारे में हुआ है पूरी किताब में। तो मैं उसको आपको मिनिमाइज करके किस तरीके से आप उसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो, जब आप मेंस में आंसर लिख रहे हो तो किस तरीके से आप लिख सकते हो, उसका मैं डिस्कशन थोड़ा करूंगा। तो ये किताबी भाषा है, इसे आप खुद भी लिख पाओगे जब आप चीजों को समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे मेरा मानना ये है, देखो मैं इस वैसे स्लाइड्स में सारा कुछ है दोस्तों, देखो अगर आप चाहोगे तो ये यहाँ पे देखो
मिलिट्री ग्रेविसेंस है, ये सारी चीजें। अभी इस पर डिस्कशन नहीं करके मैं आपको बताता हूं करना कैसे। मेरा मानना यह है कॉजेज ऑफ रिवोल्ट क्या थे। मेरा मानना यह है कि कॉजेज ऑफ रिवोल्ट क्या थे। तो मैं ये कह सकता हूं कुछ मेनली रिवोल्ट के जो कॉजेज थे, एक तो था आपका मिलिट्री कॉजेस, दूसरा कॉजेस हो सकता है इकोनॉमिकल कॉजेस, तीसरा था पॉलिटिकल कॉजेस, और चौथा आपका था सोशियो एंड रिलीजन। तो ये बहुत सारे कॉजेस थे। अगर आप इनको अलग अलग पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं समंदर में घूम जाओगे, समंदर में घूम जाओगे दोस्त, है ना। तो मैं आपको उस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप एक डॉट को दूसरे डॉट से कनेक्ट करें। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले कौन से कॉज को, इकोनॉमिकल कॉजेज। इसको इकोनॉमिकल कॉजेज, उसी से आप बाद में कनेक्ट कर पाओगे पॉलिटिकल, सोशियो और मिलिट्री। देखो भाई, कहानी कुछ ऐसी थी कि 16 या फिर मैं ये कह सकता हूं 14 और 15 सेंचुरी में, 14वीं और 15वीं शताब्दी में, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, ब्रिटेन में एक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया था, और उस आइडियोलॉजी का नाम था दोस्तों धातुवाद। क्या नाम था? धातुवाद। और ये इस आइडियोलॉजी ने जन्म लिया था कहां? यूरोप। सॉरी। और इस धातुवाद की विचारधारा क्या होती है, कैसी होती है, पहले उसको समझ। इस धातुवाद की विचारधारा में यह कहा गया है, इस धातुवाद की विचारधारा में यह कहा जाता है कि धातुवाद यानी कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि बहुमूल्य धातु है ना, बुलियंस, है ना। तो जिस देश के पास जितना ज्यादा बहुमूल्य धातुएं होंगी, वो देश उतना ही ज्यादा पावरफुल और अमीर कहलाएगा। अच्छा, ये आइडियोलॉजी तो भाई आज भी है कि जिस देश के पास जितनी ज्यादा गोल्ड है, सोना है, चांदी है, बहुमूल्य धातुएं हैं, तो वो तो आज भी अमीर है, वो तो आज भी पावरफुल है। होता है कि नहीं होता भाई? जिसके पास सोना पड़ा हुआ हो 10 क्विंटल 20 क्विंटल, क्विंटल ज्यादा होगा दोस्तों, मतलब इतना मेरे पास हो तो फिर क्या ही बात है, मतलब 10 क्विंटल 20 क्विंटल सोना पड़ा हो तो वो भाई वो तो अमीर है ही। और आज भी इकोनॉमिकल फैक्ट्स के आप बारे में बात करोगे तो गोल्ड के रेशियो में ही करेंसी छापी जाती है भारत में। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूरोप में 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक विचारधारा आई थी, और उस विचारधारा का नाम था धातुवाद। और इस विचारधारा में यह कहा जाता था कि जिस देश के पास जितनी ज्यादा बहुमूल्य धातुएं होंगी, वो देश उतना ही ज्यादा पावरफुल और अमीर कहलाएगा। यह विचारधारा थी 14वीं 15वीं शताब्दी में यूरोप में। जैसे ये विचारधारा आई तो यूरोप के ज्यादातर देशों में, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे देशों में एक होड़ लग गई किस चीज की? ज्यादा से ज्यादा धातु कलेक्ट करने की एक होड़ लग गई दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा धातु कलेक्ट करने की क्या लग गई? एक होड़ लग गई कि भाई जिस देश के पास जितना ज्यादा बहुमूल्य धातुएं होंगी, वो देश उतना ही ज्यादा अमीर कहलाएगा। सो कलेक्ट द बुलियंस, कलेक्ट द बुलियंस। अब यार एक बात बताओ, कलेक्ट कहां से करें? मतलब कोई पेड़ उग रहा है क्या? आप बताइए, कोई पेड़ उग रहा है क्या? या फिर यूरोप में खदानें थी भाई, जाके खदानों में खुदाई करो और वहां से गोल्ड निकलेगा। तो भैया निकलता भी तो प्लेसर गोल्ड टाइप की चीजें निकलती हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां से हार और कंगन निकल रहे थे। मेरी बात समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर द गोल्ड। तो भैया ना तो गोल्ड के कोई पेड़ लगे हुए थे, ना गोल्ड की माइंस थी। तो गोल्ड आएगा कहां से? और अमीर और पावरफुल होने के लिए चाहिए गोल्ड, तो वो आएगा कहां से? तो वो गोल्ड आएगा दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने से, खासकर ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। ईस्टर्न मतलब पूर्वी देशों के साथ, इंडिया, मलक्का, मलाया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों के साथ जब आप ट्रेड करोगे, तो ट्रेड करने से ज्यादा आप क्या कमाओगे?
बहुमूल्य धातु कमाओ। तो ये एक माइंडसेट था, एक आइडियोलॉजी थी ब्रिटेन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में कि भाई कलेक्ट मोर देन मोर बुलियंस, और ज्यादा से ज्यादा बुलियंस, ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य धातुएं, वही देश उतना ही ज्यादा अमीर और उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस दौड़ में, इस रेस में यूरोप के ज्यादातर कंट्री दौड़ने लग गए। क्या चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमीर होने के लिए, पावरफुल होने के लिए? बहुमूल्य धातु है। और भाई एक ये अलग बात है, कभी कल जब आगे क्लास होगी तो उसमें बताऊंगा, यही विचारधारा चल के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देगी। ये आगे की बात है। उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म जैसी चीजों को बढ़ावा यही देगा, लेकिन ये बाद की क्लास की बात है। तो जब ये विचारधारा आई, इसी विचारधारा के चलते आप देखो भारत में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो खासतौर पे मैं अभी तो डिस्कशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, इस विचारधारा को देखते हुए 1600 में वहां की जो महारानी थी उनके द्वारा एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, इट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ये नाम बाद में, पुराना नाम बताएंगे हम आगे चल के। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, मोटे मोटे तौर पे आप जान लो कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और जो इसमें इन्वेस्टर थे, जो शेयर होल्डर थे, उनको बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो आप आगे चल के एक्ट्स में पढ़ोगे, 1773 के एक्ट में, 1784 के एक्ट में, ये जो आप शब्द पढ़ोगे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई नहीं थे, एक्चुअली कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। इस कंपनी में जिन लोगों का शेयर था, उन लोगों को क्या बोला गया? शेयर होल्डर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बाद में रेगुलेट करेंगे इस ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस धातुवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और एक मोनोपोली दे दी, एक एकाधिकार पत्र दिया गया कि आपके अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी, नॉट यूरोप, यूरोप पे अधिकार नहीं था, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। अच्छा, साथों साथ इस रॉयल चार्टर्ड में अपने हितों की सुरक्षा के लिए युद्ध का अधिकार भी दिया गया था। ये शायद कम लोगों को पता हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मोनोपोली के अलावा इसमें युद्ध का भी अधिकार दिया गया था अपने हितों की रक्षा के लिए। 1600 ईस्वी में ऐसा सब कुछ हुआ। और फिर आप देखते हो कैप्टन हॉकिंस आए, विलियम, बाद में आगे चल के आप देखोगे कि कैप्टन हॉकिंस के अलावा फिर बहुत सारे जो ट्रेवलर हैं वो इंडिया आएंगे, है ना। तो अब वो कहानी अलग फेज में, हम तो भी इकोनॉमिकल फेजेस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल केसेस की बात कर रहे हैं। तो वो कहानी क्या है? तो होता क्या है दोस्तों कि जब ये कहानी हुई, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, थोड़ा देखेंगे, 1 मिनट आप रुकेंगे। देखिए, तो धातुवाद की विचारधारा में, ये धातुवाद की विचारधारा थी दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको ठीक है, धातुवाद की विचारधारा थी। अब इस विचारधारा के चलते क्या होता है, यूरोप में ज्यादातर क्या होड़ लग जाती है, बता चुका हूं। अब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बन जाते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके। अब ट्रेड का फॉर्म कैसा था, इंडिया टू ब्रिटेन या ब्रिटेन टू इंडिया, मैं आपको बता दूं। होता क्या था कि मान लो दिस इज इंडिया, इंग्लैंड। मैं एक कहानी को बताता हूं। अब जो व्यापार संतुलन था, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बेसिकली भारत की तरफ झुका। मतलब क्या भारत, इसका मतलब क्या होता कि भारत से ब्रिटेन के लिए वस्तुएं एक्सपोर्ट ज्यादा की जाती थी और ब्रिटेन से इंडिया के लिए वस्तुएं इंपोर्ट कम की जाती थी। मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे,
तो ये रेशियो तकरीबन 16:5 का था, 16:5 का था। मतलब क्या था, मैं इसको बता देता हूं कि इंडिया से रेशम, मलमल, सीरा, कपास, ठीक है, और मसाले जैसी वस्तुएं ट्रेड की जाती थी। लेकिन मैं अगर सिर्फ कपड़ों की बात करूं, जो रेशमी और मलमली कपड़े के होते थे, जो मुस्लिम टाइप के कपड़े होते थे, उनकी अगर मैं बात करूं, इंडिया से 16 मिलियन रुपए का, 16 मिलियन रुपए का एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड से किन्हीं चीजों का जो इंपोर्ट होता था वो 5 मिलियन का। मतलब देख रहे हो ट्रेड ऑफ बैलेंस किसकी तरफ झुका हुआ था? ट्रेड ऑफ बैलेंस इंडिया की तरफ झुका। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा था क्यों? इसकी भी वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज में भारतीय कपड़े की या भारतीय जो इंडियन फिनिश्ड गुड था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और ये अब से नहीं, ये काफी सालों से था। अभी आप देखोगे इस कहानी को जब पूरा पढ़ोगे तो वेनिस और जेनेवा, इटली का रोल बहुत बड़ा आएगा इसमें। अरेबियन जो ट्रेडर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल है। तो वो तो कभी जब डिस्कशन हिस्ट्री के ऊपर करेंगे तो समझेंगे बात को। तो आप ये देखें दोस्तों कि ट्रेड ऑफ बैलेंस किसकी तरफ झुका था? इंडिया की तरफ झुका था। यानी इंडिया फिनिश्ड गुड को इंग्लैंड की तरफ एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? और ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा था? क्योंकि यूरोप में इंडिया के फिनिश्ड गुड की डिमांड ज्यादा थी। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इसका एक असर ये था, मैं आपको बताऊं, 1750 के अगर दशक की आप बात करोगे ना दोस्तों, तो सिर्फ 65 मिलियन, 65 मिलियन का कपड़ा यूरोप में एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। लेकिन जानकर थोड़ी हैरानी होगी, अच्छा पहले ये समझ लो, जानकर हैरानी क्या होगी कि 1755 के बाद, या आप समझ लो, यूं कह लो, आप नॉर्मली इस 1755 को छोड़ो, 1765 के बाद ये 65 मिलियन की कहानी घट के 5 मिलियन पे आ गई। क्या मतलब? ये क्या हुआ भाई? एकदम करिश्मा कि भारत 65 मिलियन का कपड़ा सिर्फ भेज रहा है इंग्लैंड को 1750 के दशक में। और इन 10-12 सालों में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट घट के 5 मिलियन पे आ गया? ताज्जुब वाली बात है ना, ताज्जुब वाली बात है। अब ये हुआ कैसे, वो समझो। देखो मोटे मोटे तौर पे बात को समझो। यहां पे एक बात मुझे ये बताओ दोस्तों कि जब इंडिया से इंग्लैंड ट्रेड हो रहा, ये तकरीबन तकरीबन 150 साल तक चला है, और ज्यादा समझ लो तो आप 150 साल से भी ज्यादा चला है। यानी 1600 में आए और 1765 तक, यानी आप यूं मान लो कि ये 150 सालों के आसपास इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रेड का फॉर्म था वो कैसा था, वो समझने की कोशिश करो। देखो, इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है क्या? कपड़ा है, मलमल हो गया, मुस्लिम टाइप का जो हो गया कपड़ा, जो बहुत पतला हल्का वाला कपड़ा होता है ना? इस कपड़े की डिमांड कहां ज्यादा है? इंग्लैंड में। अब इस कपड़े की डिमांड ज्यादा है, और इन यूरोपियन कंपनीज ने या सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आके भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग थी ना, उसको 33% तक बढ़ा दिया था। भारत मान लो अब तक सिर्फ 100 कपड़े बनाता था ना साल में, तो इन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 133 हो गई थी। मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, 33% तक बढ़ा दिया। सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था, 33% तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है, ट्रेड ऑफ बैलेंस इंडिया के पक्ष में झुका था, 16:5 की चल रहा था। मैं एक आंकड़ा ये भी दे रहा हूं आपको कि भाई 1750 के दशक तक, डिकेड तक, आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 65 मिलियन का कपड़ा ही कपड़ा एक्सपोर्ट हुआ है इंग्लैंड को।
और ये कहानी अगले 15 वर्षों में, सिर्फ 15 ईयर्स में 1765 के बाद ये 65 मिलियन घट के 5 मिलियन में आ गया। मतलब ये सब फैक्टर्स आपको कुछ दर्शा नहीं रहे। देखो कहानी क्या थी दोस्तों, इंग्लैंड में ही ट्रेड हो रहा था, ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो बदले में इंग्लैंड से हमें क्या मिलता होगा दोस्तों? धातु मिलती होगी या नहीं मिलती होगी, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि धातु किधर आ रही है? इधर। देखो ये एरो इधर है, धातु किधर आ रही है? इधर। बुलियन किधर आ रहे हैं? इधर। वहां की पार्लियामेंट ने कहा क्या कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो आप लोग? आपको भेजा किस लिए था? धातु कलेक्ट कर, वी आर लूजिंग। या तो उल्टा हो रहा भाई, ये कर क्या रहे हो? आपको कलेक्ट करने के लिए भेजा था, बट यू आर लूजिंग द बुलियंस। बुलियन को लूज कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो? तो इंडिया में अपने यहाँ की जो बची कुची थोड़े से भी जो बुलियंस है उनको इंडिया में कलेक्ट करे दे, इंडिया को पावरफुल और अमीर बना दोगे, जबकि भैया बनना तो तुमको था, ये कर क्या रहे हो? कंपनी ने कहा, मतलब वहां की पार्लियामेंट ने कहा भाई सुन, ये जो एरो इधर है ना, इधर ये जो एरो है, ये जो आपको एरो, ये एरो इधर होना चाहिए, ये एरो इधर होना चाहिए, ये समझ लो आप बात को। ये एरो किधर होना चाहिए? ये एरो इधर होना चाहिए, क्यों समझ लो। अब तक एरो किधर था? ये इधर। अब एरो इधर होना चाहिए। कंपनी ने कहा ऐसा, लो महारानी जी कर देते। कैसे करेंगे? देखो भाई, एक तो आप जानते हो कि 1750 के दशक में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, यानी औद्योगिक क्रांति आई थी। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो कपड़ा भारत में भारतीय दस्तकारों के द्वारा बनाया जाता था, जो कपड़ा हमारे यहां तो क्या होता था कि भारतीय दस्तकारों के द्वारा बनाया जाता था, हाथों से, है ना, बुनकर जो होते थे, आप देखो जुलाई टाइप के जो लोग होते थे, उनके द्वारा कपड़ा बनता था। आप सोचो कि उस कपड़े की क्वालिटी माना कि बेहतर है, और फिर वो जो एक जुलाहा है, एक जो बुनकर है, ऑन एन एवरेज आप निकालोगे तो कितना कपड़ा बना देता होगा? ठीक है, जितना भी बना देता होगा, लेकिन कंपैरेटिवली आपसे चलने वाली मशीनें आ जाए, बताओ आप, तो जो बुनकर हाथ से कपड़ा बना रहा है कंपैरेटिवली उसके ज्यादा माल प्रोडक्ट जो मतलब प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ये था, औद्योगिक क्रांति का ये मतलब था कि यूरोप में मशीनीकरण होना शुरू हो गया। यूरोप में मशीनीकरण शुरू हो गया और वहां पे भी कपड़ा निर्माण किया जाने लगा। और सबसे ज्यादा जो सबसे पहले मिलें खुली थी वो मैनचेस्टर शहर में खुली थी। कहां पे? मैनचेस्टर में। इसीलिए तो आप कहते हो कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बेसिकली? तो मैनचेस्टर एक शहर है और उस मैनचेस्टर शहर में क्या किया गया था? मिलें खुली, फैक्ट्रीज खुली, कंपनी खुली। अब एक बात खुद बताओ, वहां पे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया में कंपैरेटिवली कम हो रहा है, तो अब क्या होगा? अब आप समझो, जो ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं, जिनकी मिलें हैं, वो वहां की पार्लियामेंट से बोलेंगी या नहीं बोलेंगी कि मैडम साहिबा हम क्या करें, हम क्या करें, हम कहां अपना माल बेचें, हमारे लिए मार्केट कहां है? और अगर मार्केट नहीं है तो ब्रिटेन का इंडस्ट्री ज्यादा दिन पनप नहीं पाएगा, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि भाई कपड़ा बनाते ही रहोगे, बेचोगे भी, तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए। मार्केट इंडिया से बेहतर कोई मार्केट था ही नहीं उस समय। कुछ समय आप देखोगे 1805 के बाद नेपोलियन ने भी एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी थी और उसमें उसने कह दिया था कि जितने भी यूरोप के देश हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं, अगर वो ब्रिटेन से कपड़ा या कोई माल खरीदेंगे तो उन्हें नेपोलियन के कोप का शिकार होना पड़ेगा, एंगर का
शिकार होना पड़ेगा, उन्हें सामना करना पड़ेगा नेपोलियन बोनापार्ट के एंगर का। तो उस समय नेपोलियन का तो भाई भौकाल था यूरोप में। तो कोई देश यूरोप का क्यों नेपोलियन के खिलाफ जाना चाहेगा दोस्तों? क्यों जाना चाहे? नेपोलियन उस समय भौकाल था उसका। तो नेपोलियन की थ्योरी की वजह से यूरोप में भी ब्रिटेन का कपड़ा बेचा नहीं जा रहा था, क्योंकि नेपोलियन ने उसको बिल्कुल बैन कर दिया था। दूसरा, इंडिया में खुद की इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी खुद की थी, खुद कपड़ा बन रहा था। इवन अपना तो पूर्ति कर ही रहे थे इंडिया के लोग, यूरोप को भी भेज रहे थे। तो यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में, उसका मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं रह गया। प्रोडक्शन करते जाओ, प्रोडक्शन करते जाओ, मार्केट है नहीं बेचने के लिए, यानी कि कितने दिन सरवाइव करें। इसी चक्कर में आपको देखना 1813 का एक्ट आएगा, जो हम कभी आगे पढ़ेंगे। 1813 का एक्ट आएगा इसी के चक्कर, मेरी बात को समझना। 1813 का एक्ट आएगा इसी के चक्कर में। ये जो कहानी है नेपोलियन की, जो थ्योरी बनी, मेरी बात को ये समझो, क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो क्या करें। तो यूरोप की जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक रूल, एक एक्ट बनाया कि भैया इंडिया से जो माल आ रहा है उस पर 200% ड्यूटी लगा दो। 200% मतलब समझ रहे कि भारत से जो माल इंग्लैंड में आएगा उस पर 200% ड्यूटी लगेगा। मतलब कोई भी वस्तु अगर इंग्लैंड आ रही है तो 200% ड्यूटी लगने के बाद वो 200% महंगी हो गई या नहीं हो गई? तो मतलब अब तक जो सस्ता माल इंडिया का इंग्लैंड को प्रोवाइड कराया जा रहा था, अब वो 200% महंगा हो गया। तो डिमांड तो थोड़ी सी कम होगी या नहीं होगी? दूसरा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से इंग्लैंड की जो मिलें थी, इंग्लैंड के जो उद्योगपति या व्यापारी वर्ग था, वो इंग्लैंड के लोगों को ऑलरेडी वहां का बना हुआ कपड़ा प्रोवाइड करा रहा था। तो वो सस्ता कपड़ा था कंपैरेटिवली, क्योंकि अब तो महंगा हो गया ना 200% ड्यूटी लगने के बाद। तो एक देखो भाई, इकोनॉमी का रूल है, तो जो चीज महंगी हो गई डिमांड गिर जाएगी। टमाटर ले लो टमाटर ले लो, टमाटर के क्या हाल है, सेब के लेवल में बैठ रहा है, मतलब समझ रहे हो? तो गजब, टमाटर सेब के लेवल में बैठ रहा है। तो डिमांड कहीं ना कहीं कम है यार, मैं खुद कम खा रहा हूं, है ना? तो डिमांड कहीं ना कहीं कम है टमाटर की। अभी सुनील शेट्टी साहब का भी बयान आया था, देखो, मतलब बहुत सारे, मतलब अब राजनीतिक मोड़ ना लेते हुए हम ये कहेंगे कि जिस चीज की डिमांड बढ़ गई वैल्यू कम हो जाए, मतलब डिमांड बढ़ गई, सॉरी, कीमत बढ़ जाएगी, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और फिर उसके कंपैरेटिवली आपको कपड़ा इंग्लैंड में मिल तो रहा है ना। कहीं ना कहीं डिमांड, मतलब एक्सपोर्टेशन जो था इंडिया टू इंग्लैंड, वो कम होगा, हाँ या ना? कम होगा। एक और कहानी बनाई गई कि इंग्लैंड से जो माल कपड़ा इंडिया आएगा वो फ्री होगा, मतलब फ्री इन द सेंस उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। एक होता है दोस्तों निष्पक्ष व्यापार समझौता, होता है कभी दो देशों के बीच में, आपको देखने को मिलेगा। निष्पक्ष व्यापार क्या होता, मतलब क्या होता है कि दोनों देशों में, जैसे मान लो इंडिया और अभी मान लो नेपाल है, तो इन दोनों देशों के बीच में निष्पक्ष व्यापार नीति है। अब निष्पक्ष व्यापार नीति क्या कहती है कि इंडिया का जो माल नेपाल में जाएगा, नेपाल में उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, और नेपाल से जो इंडिया में आएगा उस पर कस्टम। ये तो होता है एक, सॉरी निष्पक्ष नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी, माय बैड, सॉरी, द्विपक्षीय व्यापार जो होता है, समझौता रहता है। अब आप एक बात समझो, इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था? इंडिया से जाने आने वाला माल, तो मतलब आप कह सकते हो कि जो कपड़ा वपड़ा जो भी सामान आ रहा था उस पर 200% ड्यूटी लग रही थी, और इंग्लैंड से जो इंडिया जा रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो ये तो एक पक्षीय व्यापार हो गया ना। देख रहे हो आप देख रहे हो ना क्या किया जा रहा है? ये क्या किया जा रहा है? जानबूझ के भारतीय हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसको खत्म किया जा रहा है। किस वजह से? एक तो वहां में जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वो, दूसरा
नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल थ्योरी की वजह से, और ये सारे कारणों को मिलाकर ये ड्यूटी लगा दी गई, 200% ड्यूटी बना दी गई, और इंडिया को एक बड़ा मार्केट बनाने के लिए इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको जानबूझकर अपाहिज बनाया। और कार्ल मार्क्स कहते भी हैं कि जिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में कोई होड़ नहीं कर सकता था, जिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड में कोई होड़ नहीं कर सकता था, उस इंडस्ट्री को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपाहिज बना दिया, वैसाखियों के सहारे लाके खड़ा कर दिया। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। अच्छा, कुछ इतिहासकारों का यहां पे दोस्तों एक मत है कि भारत की जो इंडस्ट्री है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उस समय इसलिए बर्बाद हो गई कि वो इंग्लैंड की तकनीकी के सामने ठहर नहीं पाई। तो कुछ लोगों का मत है, मेरा सवाल समझ रहे हो, कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ना, वो इसलिए बर्बाद हो गई कि वो इंग्लैंड की जो वाष्प से चलने वाली मशीनरी या टेक्नोलॉजी जो आई थी उसके सामने टिक नहीं पाई। अरे भाई, एक बात ये बताओ, क्या आप, चलो मैं एक बार तो मान लेता हूं, ये बात भी सही है कि उस समय का जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, तो वो इंग्लैंड के जो इंडस्ट्री आई थी या फिर जो टेक्नोलॉजी आई थी उसके सामने टिक नहीं पाई थी, मैं मानता हूं। लेकिन अगर उनको इस तरीके से प्लान करके नष्ट ना किया गया हो तो कम से कम कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में वो सरवाइव करती रहती, जैसे आज कर रही है। आज नहीं कर रही, आज भी तो हथकरघे आप देखोगे, हथकरघे या फिर जो गलीचे बलीचे बनते हैं आज भी हाथ से बनते। बंगाल की तरफ आप चले जाओ, ढाका में आज भी बनते हैं। ढाका इसीलिए फेमस है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो आप उनको अगर प्लान करके खत्म नहीं करते तो वो कम से कम इजीली सरवाइव करती रहती, तो आज भी तो कर रही है ना। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो उस समय ऐसे उद्योगपति थे नहीं भारत में, मैं मानता हूं, लेकिन उनमें से एक आध तो उद्योगपति ऐसा निकल के बाहर आता जो इंग्लैंड की उस टेक्नोलॉजी को इंडिया ले आता। आपने कभी बढ़ावा देने की कोशिश की भारत की इंडस्ट्री को? उसे प्लान करके खत्म करने की कोशिश किया गया। भारत के उद्योगपति ऐसे थे यार, ऐसी बात नहीं कि वो वहां की टेक्नोलॉजी को इंडिया नहीं ला सकते थे या मशीनरी वहां की इंडिया नहीं ला सकते थे। क्यों बाद में जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री को नहीं शुरू किया था? जब रेलवे लाइन इंडिया में डाली जा रही थी तो यह कहा गया था कि भारत में भी तो लोहा है, स्टील है, उसको यूटिलाइज करो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इंग्लैंड से आने वाले लोहे को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी अच्छी है। जमशेदजी टाटा ने करके दिखाया ना, उसकी क्वालिटी को बराबर करके दिखाया था। तो ये इतिहासकार किस बेस पे कहते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी, मतलब भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो टिक नहीं पाई, किस बेस? तो ये सिर्फ जानबूझ के उसे तोड़ा गया, उस इंडस्ट्री को अपाहिज बनाया गया। आप इंडिया से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इतना टैक्सेशन वगैरह किया हुआ था, कभी उस पैसे को आपने भारत की किसी भी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने की कोशिश की? नहीं की। कम से कम अगर कोई और शासन होता, मुगलों के समय में भी ऐसा होता था, टैक्सेशन वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन उनके द्वारा लिया गया टैक्स, उनके द्वारा लिया गया धन भारत के बाहर तो नहीं जाता था एटलीस्ट। और लेकिन ब्रिटिश कंपनी के दौरान क्या हो रहा था कि भारत के द्वारा भारत से उगाया गया टैक्स, रेवेन्यू सब इंग्लैंड में जाकर जमाया जा रहा। उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबी कहानी है। तो मेरी बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ये किया गया। दैट्स इट, समझ में आई है पूरी कहानी? इट इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जानबूझ के ब्रिटेन ने, वहां की पॉलिसीज ने भारत की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। मेरी बात को समझ, जो कोरोना पेंडेमिक हुई उस दौरान क्या हुआ था आप देखो। पेंडेमिक जब आई 2020 के आसपास, आपने देखा कि शहरों में इंडस्ट्री बंद हो गई थी, वहां के जो मजदूर थे उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया गया था। अब वो लोग ज्यादातर कहाँ आ गए थे? अपने अपने गांव में आ गए थे। यही तो हुआ था, ये तो आपने जीता जागता सबने देखा होगा प्रमाण।
कितनी भीड़ें, कितनी सड़कों पे भीड़ चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, कितना ट्रेन वगैरह, ये सब चीजें देखा होगा। अब इसी पॉइंट को थोड़ा कनेक्ट कर दो उधर। जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री को खत्म किया गया जानबूझ के, अब इंडस्ट्री में जो कपड़ा बनता था उसकी डिमांड ही नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी नहीं कर। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा भी किया गया था, ऐसा कुछ अभी इस पे विवाद भी है, विवरण अभी कुछ लीगल ऐसा नहीं है कि जो जुलाहे थे, बुनकर जो थे ना, उनके दाहिने हाथ के अंगूठे कटवा दिए गए थे ताकि अपना कौशल ना दिखा सके। व्हाट वाज इट, क्या था? जानबूझ के इंडस्ट्री को खत्म करने का प्लान था। अरे धीरे धीरे जब मेरी क्लास आगे बढ़ी ना कभी, तो मैं आपको बताऊंगा जहाज रानी को कैसे खत्म किया, इस्पात, स्टील, आयरन जैसी चीजों को किस तरीके, भारत में लूट, एक अलग ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, भारत में लूट, ये अलग चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, घबराओ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेंडेमिक के दौरान जब आपको ये देखने को मिलता है, तो क्या उस समय कनेक्ट करो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री खत्म कर दी गई, तो इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय हुआ करते थे दोस्तों, एम्प्लॉय जो हुआ करते थे वो बेरोजगार हो गए, और वो बेरोजगार कहां की तरफ आ गए? गांव के। वो लोग कहां आ गए? गांव। कहां पे आ गए? गांव। भाई जनसंख्या के बाद जब शहरों में काम रहेगा नहीं, तो गांव आएंगे ही आएंगे। और जब ये लोग गांव आए, किसी घर में मान लो 5 भाई थे भाई, किसी घर में दोस्तों 5 भाई थे, अब 5 भाई के बीच में 5 बीघा जमीन थी, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 में से 2 भाई शहरों में चले गए, और ये कहां काम कर रहे थे? इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अब यहाँ पे 3 भाइयों के बीच में 5 बीघा जमीन, मतलब अगर आप देखोगे तो भूमि पे उतना लोड नहीं था, कृषि पे उतना दबाव नहीं था। लेकिन जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया, इंडस्ट्री को जानबूझ के खत्म कर दिया गया, तो ये जो 2 भाई थे वापस बैक टू विलेज। पेंडेमिक में भी तो यही हुआ था, कोरोना काल में। तो 5 बीघा जमीन पर अब 5 भाई, यानी कृषि पर दबाव बढ़ा या नहीं? अब कृषि पे दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? और ऊपर से टैक्सेशन जैसी व्यवस्था है। मेरी बात को समझना, अभी मैंने टैक्स पढ़ा हूं आपको, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, रैयती व्यवस्था, रैयतवाड़ी हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, फिर ये सारी चीजें बहुत लंबी कहानी है। तो आप देखो, गांव की तरफ आ गए लोग, और गांव की तरफ जब लोग आ गए, अब आप समझो गांव में क्या उगाया जाए? ज्यादातर खाद्यान्न फसलें या नकदी फसलें? नकदी फसलों में कपास। आप देखो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, तो वहां पे मशीनीकरण है, मशीनें आ गई हैं, तो वहां पर कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और वो कहां से आपूर्ति होगी? वो आपूर्ति बेसिकली इंडिया से ही। तो खेतों में गेहूं वगैरह खाद्यान्न फसलों की जगह क्या उगाया जाएगा? रॉ मटेरियल, कपास जैसी चीजें। हालांकि भारत दूसरे नंबर पर उनको निर्यात करता था कपास, वैसे तो अमेरिका से होता था इसका निर्यात। 1860 में भारत के कच्चे माल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उस समय सिविल वॉर अमेरिका में शुरू हो गया था 62 के आसपास, 60। और तो वहां पे क्या था कि सिविल वॉर आ जाने से वो जो एक्सपोर्टेशन हो रहा था कपास का वो रुक गया, तो इंडिया में बूमा बूम हो गई। इंडिया का जो कपास था उसकी डिमांड बढ़ गई, फिर बाद में वो सिविल वॉर खत्म हो गया, तो फिर इंग्लैंड का वहीं से कपास एक्सपोर्ट होने लगा, तो फिर भारत में फिर से डिमांड कम हो जाएगी। तो ये भारत को एक रॉ मटेरियल का आयात मतलब निर्यातक देश बना, कच्चे माल का सिर्फ, ये हालात करती है। अब आप देखो फिर उसके ऊपर से टैक्सेशन व्यवस्था, तो खेती पर भी क्या होगा? एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दबाव बढ़ गया, फिर आप क्रॉप जो कैश क्रॉप्स उगा रहे हो, ऊपर से टैक्सेशन, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर को भी इन्होंने क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। एग्रीकल्चर को डिक्लाइन कर दिया। आप खुद देखो, क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से और एग्रीकल्चर के डिक्लाइन के होने से, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन होने से क्या इन लोगों में रोष व्याप्त नहीं होगा? गुस्सा नहीं फैलेगा? गुस्सा फैलेगा। और ये गुस्सा जो था ये बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसके बाद आप देखोगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, वेले जली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस की गई, जिसकी वजह से रजवाड़ों में भी रोष व्याप्त हो गया और वहां की जनता में भी रोष व्याप्त हो गया।
टैक्सेशन व्यवस्था आपको मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन। उसके बाद आप देखोगे डलहौजी की राज्य हड़प नीति, खासकर अवध पे बहुत इंपैक्ट आएगा, स्लीमैन रिपोर्ट और ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो अवध को इन्होंने कुशासन का मतलब आरोप लगाकर उसको हड़प लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ, झांसी जैसे राज्यों को हड़प लिया, जिस राजा के पास बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है, जिस राजा का खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, वो दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। तो ये कैसा कुछ नियम था मैं बताऊंगा आगे चल के भी, इन शॉर्ट में आप समझा रहा हूं। तो इनकी वजह से रजवाड़ों में प्रॉब्लम थी, रजवाड़ों में रोष व्याप्त था। और आप देखोगे कि सिपाहियों में भी पहले से रोष व्याप्त था। ऐसा मत सोचना कि 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूसों की वजह से रोष व्याप्त हुआ है, गुस्सा भड़का है। किसमें? सिपाहियों में। 1806 की बेल्लौर म्यूटिनी देख लेना, आऊंगा कभी, कहानी तो वहां से चल के आती है, इतिहास तो ऐसे ही तो पढ़ना है, तो थोड़ी कि पॉइंट पॉइंट पे पढ़ लिया। 1806 की बेल्लौर म्यूटिनी, पट्टा हैदर, टीपू सुल्तान का बेटा, पाड्यार फैमिली, वो सब कहानी है, तो वहां से चल के आ रहा। तो चर्बी वाले कारतूस वो रिसेंट रीजन था, तत्कालीन कारण था। मतलब देखो ऐसा नहीं था कि किसी दिन एक सिपाही का मन नहीं लग रहा था तो उसने कहा कि चलो भैया मन नहीं लग रहा, रिवॉल्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं। ये जितने कारण थे मैंने आपको बताया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन, और आपका देखोगे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ, सब्सिडरी अलायंसेस, इन सब की वजह से कोई वर्ग कंपनी से खुश नहीं था, न पीजेंट, न जमींदार, न रजवाड़े, न सैनिक, और न आम जनता। धार्मिक सुधार चलेंगे तब, ये बहुत कहानी लंबी है। तो इन सब की वजह से कोई खुश नहीं था, और जब खुश नहीं था तो 100 सालों का वो जो लावा भर रहा था 1757 से 1857 के बीच में बूम कर गया, और उसी को बोला गया द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मैंने आपको ये जो समझाया है ये इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी हालांकि कार्ल मार्क्स ने भी 1853 के आसपास एक भविष्यवाणी की थी कि भारत में अब क्रांति ज्यादा दूर नहीं है, द म्यूटिनी इज नॉट सो फार इन इंडिया, वो इस वजह से ही कहा था बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन, सब्सिडरी अलायंसेस, और जो एनेक्सेशन किया गया था बहुत सारे राज्यों का, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। फिर और जो रिसेंट रीजन था यानी कि चर्बी वाले कारतूसों ने उस चिंगारी को हवा दे दी, इसकी वजह से बूम कर गया और 1857 का विद्रोह हुआ। तो इन शॉर्ट ये कहानी थी। बाकी मिलते हैं आगे, डिटेल में जानकारी लेंगे, जब कोर्स शुरू होगा तब पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी मिलते हैं जब हमारी क्लास स्ट्रीम होगी। बाकी तो यही है कि अभी इसको थोड़ा सा मैंने एक आपको डेमो वीडियो की तरह दिखाया है कि हम किस तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं, किस तरीके से हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हवा में जीवन में चल रहा है ना। तो मिलेंगे फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।